अध्याय 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया, तब उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इनकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1765 में बंगाल, बिहार और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 ईस्वी में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। ये क्या है? 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। किस नाम से? अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों की दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने का प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1784 को क्या हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स, जिनका कार्यकाल 1746 से 1794 ईस्वी तक रहा, ने नामक सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विलिंग्स ने किया था। किसने किया था? विलिंग्स ने किया था। और 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती है। इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर्स स्थापित हुए। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर, जिनका कार्यकाल या जीवन काल 1823 से 1902 ने, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। और इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी है, प्रकाशित हुए। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रस्तुत है। उपयुक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में
और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए हैं। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक तथा परलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और न किसी प्रकार के सुशासन का अनुभव। बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट ऑर्थर तथा स्मिथ, जो 1843 से 1920 उनका जीवन काल रहा, उनकी पुस्तक विंसेंट स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है, उसमें प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहासों को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्यपुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन की एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। सारांश यह कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसमें उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इसमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चीनियों की तुलना में भारतवंशियों ने तिथि कर्म का कोई प्रबोध नहीं दिखाया गया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अत्युक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रसार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक छत्र या एकाधिकारी शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थी। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे तो उनके इहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशवादी लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन अपने आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नियत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन अपने आप करने में असमर्थ है। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिड़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुत तेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। और ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रवाहित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख बनाए रहे।
इस द्वितीय कोटि इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मिश्र, जिनका जीवन काल 1822 से 1891 रहा, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। अब देखो ये पे सवाल ये बनता है कि इंडो इफेक्ट है, ये इंडो एरियंस किसकी रचना है, पुस्तक है राजेंद्र लाल मिश्र की। ठीक है, प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा। किसने? प्रेमीलाल ने। और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई जाती है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े दो समर्पित महापंडित निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। R.G. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे और अपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। V.K. राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृति की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा छोटे पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है। और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों के को लेखक ने गहरी पैंट के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काणे संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित थे और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, क्या है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसका है? पांडुरंग वामन काणे का, जो वर्तमान में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके ये सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी है पूरा लेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन इतिहास भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। हेमचंद्र राय चौधरी ने आपने भारत यानी कि महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि से अपनाया है। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सहारते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक है, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं, वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वालों में से थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के महासंपादक थे। किसके? द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स किसकी है? R.C. मजूमदार की है। ठीक है, याद रखना। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद K.A. नीलकंठ शास्त्री ने भी अपने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया किसकी? नीलकंठ शास्त्री की है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया है, परंतु उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर
इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये भी इनकी है, ठीक है, नीलकंठ शास्त्री की है। उनकी शैली तो कसी हुई है पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय हैं जिस तरह राय चौधरी के। लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था को और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई है। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा और वे भी राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहां वी.ए. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को और तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथों से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया। के.पी. जायसवाल और E.S. अल्तेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश के शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई और कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय स्वैरतंत्र यानी कि तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910 और 12 के बीच ही उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके ये सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यह गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में द हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलाई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी संप्रति छठे संस्करण में क्लासिक रचना मानी जाती है। राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद A.L. बेशम ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने ये विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुक्यवश और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ और आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रसित है। बेशम की ये पुस्तक राजनीतिक इतिहास की और अराजनीतिक इतिहास की और भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ D.D. कोसंबी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसकी है? D.D. कोसंबी की है। ठीक है, नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कब की है? 1957 की है। ओके पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लक्षित होता है उनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक फैले हैं। कोसंबी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया।
वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बेशम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणालियों और दिशा निर्धारण में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं और उनके पारस्परिक स्वरूप को पुरातात्विक एवं न्यूरोवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को कहीं अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्गम भारत में हुआ है। पश्चिम के लेखक तो अब इस बात पर जोर नहीं देते कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई, किंतु उनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व और रूढ़ि यही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो गतिरोध का कारण पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहें। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज न बदला और न बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अतः यह समझना परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। भारतीय विद्या, संस्कृतविद, उत्पादन की शक्तियां और संबंध। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों के मतों का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन के क्रम में उनके मतों का विशिष्ट उदाहरण भी दें। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के योगदान का विवेचन करें। निम्नलिखित पर विषय पर एक वाद विवाद आयोजन करें। प्राचीन भारत के इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों द्वारा ली गई भ्रांतियों को आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने दूर किया है। अध्याय 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।